गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम मैथमेटिक्स के शिक्षण को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैथमेटिक्स के शिक्षण में क्या है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैथमेटिक्स के शिक्षण में देखा जाए तो आपके लिए 4 यूनिट्स दे रखी हैं। 4 यूनिट्स में जो पहली यूनिट है वो है गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, ये आपकी पहली यूनिट है। फिर इसके बाद है पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, गणित की भाषा क्या होती है, सामुदायिक गणित क्या है। ये आपके स्पेशली 4 टॉपिक हैं और आपके लिए 3 टॉपिक और दिए गए हैं, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं। ये जो टॉपिक्स हैं मैं आपके लिए कॉमन टॉपिक वाले मैटर के अंदर मैं आपको इसको करा चुका हूँ। तो आप मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याओं को आप कॉमन मेथड से जाकर के आपसे वहाँ से समझ सकते हैं। और मैथमेटिक्स के लिए मैं आपके लिए स्पेशली मैथमेटिक्स को कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं गणित की प्रकृति क्या है और गणित की तर्क शक्ति क्या है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि गणित क्या है, उसके बाद इसकी प्रकृति की ओर चलेंगे। तो देखिए, गणित सब लोग जानते हैं, गणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स बोलते हैं। गणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स बोलते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स शब्द है वो बना किससे है, इसके बारे में हम चलते हैं। तो देखिए, जो मैथमेटिक्स शब्द है ये ग्रीक भाषा के मैथेमेटा ग्रीक भाषा के मैथेमेटा शब्द से बना है। कौन से शब्द से, मैथेमेटा। देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सी भाषा के कौन से शब्द से मिलकर के बना है। तो ग्रीक भाषा के मैथेमेटा शब्द से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है जिसका जो अर्थ है वो अर्थ है सीखी जाने वाली वस्तुएं। इसका अर्थ होता है सीखी जाने वाली वस्तुएं, या इसका एक और अर्थ होता है वस्तुएं जिनका हमको अध्ययन करना है। एक और इसका अर्थ आते हैं, लेकिन मोस्टली आपका ये रहेगा सीखी जाने वाली वस्तुएं, मतलब दैट ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव क्या करे जा रहे हैं, आपके द्वारा लर्न किए जा रहे हैं, ये हमारे मैथमेटिक्स का क्या कहलाता है, अर्थ कहलाता है। तो देखिए, गणित के बारे में बात करें, गणित को मैथमेटिक्स बोला जाता है और इसकी जो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा के मैथेमेटा शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है सीखी जाने वाली वस्तुएं। सीखी जाने वाली वस्तुएं। उसके बाद हम इसकी प्रकृति की ओर चलते हैं कि गणित की प्रकृति क्या होती है। गणित की प्रकृति, तो प्रकृति को आप देखेंगे, प्रकृति से क्या है, प्रकृति से मतलब नेचर, मतलब गणित का स्वभाव कैसा है। इसको सरल भाषा में समझा जाए तो मतलब गणित का स्वभाव कैसा है भाई, कि गणित एक कैसी चीज है। तो गणित के स्वभाव के बारे में जैसे बात करें, जितना आप पहले से जानते हैं, मैं आपको बता दूं, आप कितना जानते हैं इसके बारे में। आप जैसे गणित के बारे में जानते हैं कि आपने देखा होगा कि गणित बड़ा तर्कपूर्ण होता है। गणित क्या होता है, तर्कपूर्ण होता है, कि गणित में कोई बात कही जाती है बड़े तर्क के साथ कही जाएगी, ठीक है ना। या तो उसके अंदर लॉजिक नहीं है तो ये मानिए कि उसके अंदर गणित की कोई संक्रिया नहीं लग रही है और आपने कोई गणितीय लेवल से कोई बात नहीं की है। दूसरी बात, गणित से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है। प्राप्त ज्ञान कैसा होता है, स्थायी। गणित में जो प्राप्त ज्ञान है मोस्टली कैसा रहता है, इस मोस्टली क्या स्थायी रहता है, कि जो भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, गणित को आपने एक बार सीख लिया है। जैसे जोड़ घटाव आप कक्षा 1-2 में सीख के आए हो, अभी आपने ग्रेजुएशन कर ली तब भी आपको वो आते हैं, क्योंकि एक जो वन टाइम सीखा गया जो ज्ञान है वो इसमें परमानेंट रहता है। तो गणित का प्राप्त ज्ञान कैसा रहता है, स्थायी रहता है। गणित से क्या होता है, विद्यार्थी के अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता है। क्या जागृत होता है, आत्मविश्वास जागृत होता है, ठीक है। गणित से क्या होता है, गणित के अंदर जो अध्ययन किया जाता है वो गणित के अंदर किनका अध्ययन किया जाता है, संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। गणित के अंदर सूत्रों का अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन किया जाता है, सूत्र हैं, प्रमेय हैं, क्या किया जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है। तो गणित की प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि गणित की प्रकृति होती कैसी है और इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड की जाती हैं। लेकिन इस चीज़ को मैं आपको बता दूं, गणित की प्रकृति को हम अपने अनुसार ना डिफाइन करके हम ये देखेंगे कि जो गणितज्ञ रह चुके हैं
जो भाई पहले गणितज्ञ रह चुका है, जो बहुत बड़े बड़े महान महान गणितज्ञ रह चुके हैं, उनके द्वारा हम ये देखेंगे उन्होंने गणित के बारे में क्या कहा है। क्योंकि देखो हम अपने अनुसार डिसाइड नहीं करेंगे गणित की प्रकृति क्या होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हमारे द्वारा दिए गए मतलब विद्यार्थी के द्वारा दिए गए तर्क ना ही तो पूछे जाते हैं, ना ही विद्यार्थी को अपने तर्क वहाँ पर देने चाहिए। यहाँ पर जो तर्कपूर्ण बातें मानी जाती हैं उनके विद्वानों के द्वारा मानी जाती हैं कि जो उस सब्जेक्ट के विद्वान हैं और उस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनके पास एक लाइफ का एक्सपीरियंस रहता है, उन्होंने जिंदगी भर उस सब्जेक्ट के ऊपर किया हुआ होता है, काम किया हुआ होता है। इस वजह से हमें उन्हीं के तर्कों को क्या करना चाहिए, मानना। हम ये देखेंगे कि विद्वानों ने मैथमेटिक्स के बारे में क्या क्या कहा है, उनकी परिभाषाओं को यहाँ पर हम देखेंगे। और देखिए परिभाषाओं से हर साल यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साल भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप देखते चलें। पहली जो परिभाषा है वो दी है हॉगवेन ने। क्या है? हॉगवेन ने दी है। हॉगवेन ने क्या कहा है? हॉगवेन ने ये कहा है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है? दर्पण है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है? दर्पण है। देखिए इसकी भाषा को समझे, ये कहना चाहते हैं कि जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स कहीं की जो सभ्यता और सभ्यता एवं संस्कृति तो रहेगा, सभ्यता एवं संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है? दर्पण है। सभ्यता एवं संस्कृति दर्पण से समझिए आप। हॉगवेन ने कहा है कि जो गणित है कहीं की सभ्यता को और उसकी संस्कृति को ये दिखाने वाला क्या है? एक आईना है। मैथमेटिक्स जितना ज़्यादा आपका कैसा वहाँ का मैथमेटिक्स है, वहाँ की मैथमेटिक्स आपको वहाँ की सभ्यता के अंदर, वहाँ की जो भी सिविलाइजेशन है और वहाँ की जो कल्चर है उसके अंदर आपको दिख जाती है। तो देखिए दोस्तों, हम इस परिभाषा को याद कैसे करेंगे? इस परिभाषा को हमें याद करने के लिए केवल एक शब्द को कनेक्ट करना है। देखिए इसको हॉगवेन की जगह इसको पढ़ेंगे वैन। वैन माने क्या हो रहेगी? गाड़ी। हॉगवेन माने क्या? वैन माने क्या रहेगी? गाड़ी। और दर्पण, यहाँ क्या है? दर्पण। तो गाड़ी के अंदर क्या होता है? दर्पण होता है, शीशा होता है ना। यदि दर्पण नहीं हो, तुम सबको पता है कि यदि गाड़ी के अंदर दर्पण नहीं हो तो उसके लिए हमारे लिए ड्राइविंग करना क्या हो जाएगा? बहुत अधिक मुश्किल हो जाएगा। कार को तो तुम ड्राइव ही नहीं कर सकते, बाइक को तो हम ऐसे पीछे की साइड हम मुँह करके देख लेते हैं, बट लेकिन गाड़ी को आप क्या नहीं कर सकते? ऐसे ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो गणित सभ्यता एवं संस्कृति क्या है? दर्पण है। जैसे ही आपके दिमाग में दर्पण शब्द जाएगा, दिमाग में जैसे ही दर्पण शब्द जाएगा तो यहाँ आपके दिमाग में क्या जानी चाहिए? गाड़ी शब्द आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? गाड़ी। तो वैन माने क्या होता है? गाड़ी। इस प्रकार से आप इस परिभाषा को क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम दूसरी परिभाषा देखते हैं प्लेटो की। प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो ने गणित के बारे में क्या कहा है? प्लेटो ने गणित के बारे में कहा है कि गणित वह विषय है, गणित वह विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है गणित वह विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है एवं सुसुप्त आत्मा में चेतना का विकास करती है। किसका विकास करती है? सुसुप्त आत्मा में चेतना का विकास करती है, विकास करती है। देखिए दोस्तों, प्लेटो ने यह कहा है कि गणित वह विषय है जो मानसिक शक्तियों को तो क्या कर देता है? प्रशिक्षित कर देता है, मेंटली आपको ट्रेंड करेगा एवं सुसुप्त आत्मा में किसका विकास करेगा? चेतना का विकास करेगा। मतलब आपकी सोई हुई आत्मा है उनको भी क्या कर देगा? मैथमेटिक्स जगा देगा। ऐसी जो परिभाषा कही है वो उसने किसने कही है? प्लेटो ने कही है। अब देखिए, अब इस परिभाषा को आप प्लेटो से कैसे याद रखेंगे? मैं आपको बता दूं, प्लेटो जो विचारक रहे हैं वो एक आदर्शवादी और दार्शनिक विचारक है। कैसे विचारक हैं? दार्शनिक विचारक हैं, आदर्शवादी हैं। इन्होंने जब भी बात कही है बहुत अधिक पॉजिटिव कही है, आत्माओं से रिलेटेड कही है,
परमात्मा है, ये सब कुछ है, ईश्वर ने जो कुछ किया है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसी जो बातें कही हैं, बिल्कुल आदर्शवादिता की जो बातें कही हैं, वो किसके द्वारा कही गई हैं? इनका जो विचार है पॉलिटिकल साइंस में, इनकी जो थ्योरी चलती है वहाँ भी इनके ऐसे ही विचार हैं। तो जब इनकी विचार ही ऐसे हैं तो उनका जो सेंटेंस मैथमेटिक्स के लिए भी कैसा आएगा? मैथमेटिक्स के लिए भी ऐसा ही आया है कि सुषुप्त आत्मा में किसका विकास करना? चेतना विकास करना। तो आत्मा, यहाँ से आप पकड़ लें इस बात को कि आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में जिस तरीके की जो बातें करने वाला व्यक्ति है, मोस्टली देखा जाए तो वो कौन रहता है? प्लेटो रहेगा। प्लेटो की परिभाषा आपको इसी तरीके की एक हिंदी में भी मिलेगी, वहाँ भी आत्मा का जिक्र आएगा, तब भी हम समझ जाएंगे ये जो परिभाषा किसने दी है? प्लेटो ने दी है। तो आप इस बात को समझ लें कि जो आत्मा वगैरह जो वर्ड है, ऐसे जो वर्ड जो दिए जाएंगे हमारे, जब भी मैं कह रहा हूँ आप लाइफ टाइम तक जब भी आप पढ़ोगे, यहाँ ऐसे जो शब्द दिए जाएंगे, सुषुप्त आत्मा, चेतना, परमात्मा, ऐसे शब्द किसके द्वारा दिए जाते हैं? प्लेटो के द्वारा दिए जाते हैं। तो आप इसको याद कर लें, इस तरीके से याद होगा। प्लेटो का रिलेशन किससे है? आत्मा से। हॉगवैन आपको समझ में आ गया? वैन मान मतलब क्या हो गया? गाड़ी। एक और परिभाषा और हम याद कर लेते हैं, जैसे हम और लिखते हैं रॉजर बेंकन की। रॉजर बेंकन, रॉजर बेंकन, इसकी है गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं प्रवेश कुंजी है। प्रवेश कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं क्या है? प्रवेश कुंजी है। रॉजर बेंकन ने ये परिभाषा कही है। किसने कही है? रॉजर बेंकन ने। कि गणित है, ये सभी जितनी भी साइंसेस दे रखी हैं उन सभी विज्ञानों में क्या है? सिंह द्वार है, उनका गेटवे है, और क्या है? प्रवेश कुंजी है। क्या है? उनकी प्रवेश की कुंजी है। ऐसा किसने कहा है? रॉजर बेंकन ने। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? इसको रॉजर की जगह आप देखिए, रॉजर की जगह से पढ़ा है रॉर। रॉर माने क्या होता है? दहाड़ना। रॉर माने क्या होता है? दहाड़ना। रॉर माने दहाड़ना। तो भाई दहाड़ता कौन है? दहाड़ता है शेर। दहाड़ता कौन है? शेर। शेर ही तो दहाड़ता है, शेर ही तो दहाड़ता है, हाथी तो चिंगाड़ता है ना? तो देखा जाए तो शेर क्या करेगा? शेर दहाड़ेगा। तो यहाँ पर जो शब्द हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंह द्वार। कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंह द्वार। सिंह माने क्या हो गया? शेर। सिंह माने भी क्या होता है? शेर होता है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से इसको पकड़ेंगे कि जैसे ही आपको कोई परिभाषा मिलती है कि ये परिभाषा कौन से विद्वान के द्वारा दी गई है, तो वहाँ के उसके शब्दों को पकड़ें आप। जैसे गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं क्या है? प्रवेश कुंजी है। तो सिंह, सिंह मतलब शेर वाली बात। तो शेर वाली बात के से हम याद आएगा कि रॉर बेंकन, दहाड़ना। रॉर माने क्या होता है? दहाड़ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परिभाषा याद हो जाएगी। रॉर बेंकन की जो भी परिभाषा है वो किसकी है? सिंह शेर वाली परिभाषा है। और बेन मतलब गाड़ी वाली जो परिभाषा है उसमें क्या मिलेगा आपको? दर्पण। और प्लेटो वाली परिभाषा उसमें आपको क्या मिलेगा? आत्मा। उसके अंदर आपको शब्द मिलेगा। इस प्रकार से देखिए आपको तीनों की तीनों परिभाषाएं आपको बिल्कुल याद हो चुकी होंगी। बेंजामिन पियर्स, बेंजामिन पियर्स या बेंजामिन पेरेकेवी नाम से इसका शब्द मिल जाएगा आपको पेपर में। सेकंड ग्रेड के अंतर्गत ये पूछी गई है। और देखिए प्लेटो की परिभाषा तो नहीं पूछी गई अभी, लेकिन रॉजर वाली परिभाषा, रॉर बेंकर वाली परिभाषा आपसे पूछ ली गई है। और मैं आपको ले रही थी हॉगवैन वाली, दोनों ही परिभाषा आपको पूछ ली गई। बिल्कुल स्टार लगा लेना, इनको आप क्या कर लेना? याद कर लेना। बेंजामिन पियर्स, इसने लिखा है कि गणित ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से आवश्यक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। गणित एक ऐसा विषय है या ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से आवश्यक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। देखिए भाई दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे? इसको वेरी सिंपल तरीके से याद करेंगे। देखो बेंजामिन पियर्स ने जो परिभाषा दी हुई है, गणित एक ऐसा विषय जिसके माध्यम से आवश्यक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। कैसे निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा? आवश्यक निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम? इसको हम ऐसे याद करेंगे, बेंजामिन पियर्स एक शब्द आता है।
पियर्स क्या आता है, सोप आता है, एक साबुन आता है पियर्स। और पियर्स साबुन जब भी कोई लगाता है तो उसका टारगेट क्या रहता है, भाई मेरे अंदर क्या आना चाहिए, कुछ ना कुछ निखार आना चाहिए। ऐसा क्या आ जाता है विद्यार्थी के, किसी व्यक्ति के दिमाग में आया कि भाई मैं पियर्स साबुन लगा रहा हूँ, 50-60 रुपए का मैं साबुन लगा रहा हूँ, तो मैं किसी निखार तक तो पहुँचूँ, मतलब कोई जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष तक तो मैं पहुँचूँ। भाई निष्कर्ष क्या है उसका, निष्कर्ष ये है कि मेरा कलर कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो ऐसे ही गणित में बेंजामिन पियर्स ने क्या परिभाषा लिखी है कि आवश्यक निष्कर्ष तक पहुंचना, किस तक पहुंचा जाता है, आवश्यक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। तो ऐसे ही आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि भाई साबुन लगाने का मतलब, इतना महंगा साबुन लगाने का क्या मतलब है, कोई सस्ता साबुन भी लगा सकते, गोदरेज नंबर 1 लगा लो, जिससे कि आपको आवश्यक निष्कर्ष तक ही नहीं पहुंचोगे। तो आवश्यक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए क्या किया जाता है, पियर्स साबुन से नहाया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे तो आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा कि गणित एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से आवश्यक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो आवश्यक निष्कर्ष का मतलब क्या हो गया भाई पियर्स ऑफ से नहाओगे तो आवश्यक निष्कर्ष तक बिल्कुल ही पहुंच जाओगे। इस प्रकार से दोस्तों देखिए आपको 4 की 4 परिभाषाएं बिल्कुल ही याद हो चुकी होंगी। नेक्स्ट हम जो परिभाषा याद करते हैं वो लिखेंगे कांट की परिभाषा। कांट ने क्या परिभाषा दी है, कांट ने परिभाषा दी है कि विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक इसमें गणित का प्रयोग हुआ है, गणित का प्रयोग हुआ है। देखिए हाँ बिल्कुल सही है। कांट कहते हैं कि विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक इसमें किसका प्रयोग हुआ है, गणित का प्रयोग हुआ है। तो वो देखो भाई कांट जो विद्वान है, कांट विद्वान ने इस प्रकार की परिभाषा दी है कि विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य रहेगा जहां तक इसमें किसका प्रयोग हुआ होगा, गणित का प्रयोग हुआ होगा। यदि गणित का प्रयोग नहीं हुआ होगा तो वो बिल्कुल ही सत्य विज्ञान नहीं होगी। ऐसी जो परिभाषा कही है उसने किसने कही है, कांट ने कही। तो आप ऐसे याद कर लें कि कैन नॉट बी साइंस, वो साइंस नहीं हो सकती। कैन नॉट बी साइंस, साइंस नहीं हो सकती। कौन सी साइंस नहीं हो सकती, जब उसमें गणित का प्रयोग नहीं हुआ हो, गणित का प्रयोग नहीं हुआ हो। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि कैन नॉट बी साइंस, वही वो साइंस नहीं हो सकती। कैन नॉट बी साइंस मतलब वो साइंस नहीं हो सकती। कब तक साइंस नहीं हो सकती, जब तक उसमें किसका प्रयोग नहीं हुआ होगा, गणित का प्रयोग नहीं हुआ होगा, तब तक वो क्या नहीं हो सकती, साइंस नहीं हो सकती। तो ऐसी जो परिभाषा दी गई है वो कांट ने दी। ये भी स्टार है, ये भी आपकी सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछी गई आपको वो है। तो आप इसको बिल्कुल इस तरीके से याद रखें, आपको बिल्कुल ही इजी वे में क्या हो जाएंगी, परिभाषाएं याद हो जाएंगी। गैलीलियो ने दी है, गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड या विश्व को लिख दिया है। देखिए गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने संपूर्ण विश्व या जगत कहें हम को लिख दिया है। देखो गैलीलियो ने क्या परिभाषा दी है, गैलीलियो ने परिभाषा दी है कि गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने संपूर्ण विश्व किसको लिख दिया है, जगत को लिख दिया है। तो संपूर्ण जगत या विश्व को लिखने वाली जो भाषा है वो क्या है, आपकी गणित है। ऐसा किसने कहा है, गैलीलियो ने कहा है। आपको पता होगा कि गैलीलियो भाई क्या है, साइंस के एक बहुत बड़े विद्वानों में, बड़े वैज्ञानिकों में इनका क्या आता है, गैलीलियो का नाम आता है। तो इसीलिए जो गैलीलियो ने जो बात कही है वो ये कही है कि गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने संपूर्ण विश्व जगत को लिख दिया है। मैं आपको बता दूं इस भाषा को ये परिभाषा बहुत दिन पहले एक हाईलाइट हुई थी। मैं आपको बता दूं इसके ऊपर काफ़ी सारी रील्स बनी थी, आप जानते होंगे। तो एक सर हैं विकास दिव्यकीर्ति करके, उन्होंने इसके बारे में विद्यार्थियों को बताया था कि देखो गणित वह भाषा है, ठीक है ना। तो वो बताया था हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, वो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बताया। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था कि ऐसा गणित के बारे में कहा गया है ना, क्योंकि वो उससे परिचित नहीं थे। लेकिन हमें तो ये परिभाषा पता थी पहले से, तो हमें ऐसा उनकी बात से ऐसा आश्चर्य नहीं हुआ कि भाई कि ये बड़ी बात है। मतलब ये बात हमने पढ़ रखी थी बहुत पहले कि ऐसा गैलीलियो इसके बारे में कह चुके हैं।
तो वो रील्स हो सकता है आपको कहीं यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। तो आप देखिए इसे याद कर सकते हैं इसको कि गैलीलियो एक महान गणितज्ञ रहे हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ मान लें, बहुत बड़े फिजिक्स के मान लें, या इन्होंने जो भी लॉ वगैरह दी हैं विज्ञान में, साइंस आविष्कार किए हैं, उसके आधार पर आप याद कर सकते हैं कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जो लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो ऐसा क्या है, वो गणितीय एक भाषा है जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को लिख सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेपोलियन ने इसके बारे में क्या कहा है? नेपोलियन ने क्या कहा है? नेपोलियन ने गणित के बारे में कहा है कि एक सेकंड, हाँ, गणित की उन्नति से देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। देखिए, नेपोलियन ने कहा कि गणित की उन्नति से देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे गणित की आपकी उन्नति हो रही है, गणित आपके देश में बड़े एडवांस लेवल पर चल रहा है, तो आपके देश की भी क्या रहेगी? बहुत अधिक उन्नति होगी। जैसे गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी आप अपनी जो भी सिटी है, आप जिस नगर में आप रह रहे हैं उसके अंदर जो भी आप डेवलपमेंट करेंगे, वो डेवलपमेंट किसके ऊपर करोगे? गणित के ऊपर ही तो करोगे। आप वहाँ पर नई नई इमारतें बनाओगे, बिल्डिंग्स बनाओगे, किसके आधार पर बनाओगे? मैथमेटिक्स के आधार पर ही बनाओगे। तो आपकी उन्नति आपके देश में दिखेगी। ठीक है, ऐसे जो बात की वो किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट ने कही थी कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का क्या होता है? घनिष्ठ रिलेशन होता है। और देखिए, यह देखा जाए तो यह गणित के कौन से मूल्य को बताती है? सामाजिक मूल्य को बताती है। कौन से मूल्य को बताती है? सामाजिक मूल्य को बताती है। गणित के सामाजिक मूल्य को बताती है परिभाषा। मूल्यों के बारे में हम थोड़ी बातें पढ़ेंगे, ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे, और मैं आपको बता दूंगा सामाजिक मूल्य को किस तरीके से ये बता रही है, कौन कौन सी परिभाषाएं सामाजिक मूल्य को बताएंगी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, नेपोलियन की आपसे परिभाषा पूछ ली गई है, गैलीलियो की अभी तक नहीं पूछी है, इसके पूछने की संभावना है, लेकिन नेपोलियन की तो आपसे परिभाषा पूछ ली गई है। उसके बाद देखते हैं और हम किसकी परिभाषा याद करेंगे? हाँ, यंग की याद करेंगे। किसकी याद करेंगे? यंग की परिभाषा याद करेंगे। यंग की परिभाषा ये है कि गणित वह स्तंभ है, गणित वह स्तंभ है यदि इसे हटा दिया जाए, यदि इसे हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक जगत, जो भी हमारा भौतिक जगत है, क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो देखिए, यंग ने क्या कहा है कि यंग कह रहा है कि गणित वह स्तंभ है यदि इसे हटा दिया जाए तो भौतिक जगत है, या हमारी जो भौतिक जगत कहें, या हम कह लें कि भौतिक जो भी सभ्यता है, ये हमारी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसे हम कैसे याद करेंगे? इसको बड़े ट्रिकी वे में याद करेंगे। जैसे यंग, YOUNG, यंग माने क्या होता है? जवान होता है। यंग माने क्या होता है? जवान व्यक्ति है, ठीक है ना। यदि देखिए, इस देश से, कोई भी देश हो, उस देश के बारे में कहा जाता है कि यूथ ही उस देश की क्या होती है? पावर होती है। ये आपको अच्छे तरीके से पता है। युवा ही शक्ति के रहती है, किसी देश की युवा ही शक्ति होती है। जब युवा शक्ति को ही यदि हटा दिया जाए वो सभ्यता या संस्कृति, तो देखिए क्या हुआ? वो तो कोलैप्स होने वाला ही है, क्योंकि जो भी टिका हुआ है किसी युवा व्यक्तियों के ऊपर टिका हुआ है। आप जैसे युवा व्यक्ति है, नवयुवक हैं, आप अपने देश के लिए क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन करेंगे। और यदि आप ही यहाँ से हट जाएं तो क्या होगा? देश को गिरने में देर नहीं लगेगी। इसी वजह से यहाँ पे एक आ गया यंग ने कि गणित एक ऐसा स्तंभ है, यदि इसे हटा दिया जाए ना तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। भाई गणित के ऊपर ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, और देखा जाए तो आपका और भी कोई भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, ये सारे किसके ऊपर डटे हुए हैं? गणित के ऊपर डटे हुए हैं। यदि गणित को हटा दिया गया ना तो क्या होगा? सारे के सारे नीचे की ओर गिर जाएंगे। ऐसी जो परिभाषा दी है वो किसने दी है? यंग ने दी है। तो आप याद रखें, यंग माने क्या होता है? जवान। जवानों को हटा दो आप। और वैसे भी सोच के देखो, देश की सीमाओं से आप जवानों को हटा दो, क्या होगा? देश की सीमाओं से जवानों को हटा दें तो क्या होगा? दूसरे दिन आतंकी हमारे देश में घुसाएंगे और हमारे देश में क्या होगा?
जो भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है या जो भी अपने इकोनॉमिक सिस्टम बना रखा है उसको लोग क्या कर देंगे, कोलैप्स कर देंगे बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। गणित तो वह विषय है जिससे तर्क संगत विचार एवं सत्य बोलने की क्षमता, तर्क संगत विचार एवं सत्य बोलने की शक्ति या क्षमता का विकास होता है। देखिए दोस्तों, डटन ने कहा है कि गणित वह विषय है जिसके माध्यम से हम कैसा करेंगे, तर्कसंगत तो विचार सीखते हैं और सत्य बोलने की क्या आती है, क्षमता प्राप्त होती है। ऐसा किसके माध्यम से होता है, गणित के माध्यम से होता है। तो एक बात बताइए आप, इस प्रयास को हम कैसे याद करें। तो डटन से अर्थ लेंगे डटकर, किससे लेंगे, डटन से हम क्या अर्थ लेंगे, डटकर। भाई आप डटकर बोल रहे हैं, किसी विषय वस्तु के ऊपर आप बड़े डटकर बोल रहे हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं, आपको पता है आप ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं। आप भाई साहब इसीलिए ऐसा बोल पा रहे हैं क्योंकि आप वहां पर बोल रहे हैं तो कैसा बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। आप सत्य बोल रहे हैं, इसीलिए आप वहां पर क्या बोल पा रहे हैं, डट करके बोल पा रहे हैं। बस इसी से हमको परिभाषा याद हो जाएगी। कैसे, गणित वह विषय है जिसके माध्यम से हमें तर्क संगत विचार में सत्य बोलने की शक्ति या क्षमता प्राप्त होती है। भाई सत्य बोलने की क्षमता या डटकर बोलने की क्षमता जो प्राप्त हो रही है, हमें किस तरीके से प्राप्त हो रही है, तो इससे याद करेंगे, डटन से डटकर हम तभी बोल सकते हैं जब हम क्या बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। तो सत्य बोलने की क्षमता या शक्ति है वो प्राप्त हो रही है, वो किससे हो रही है, गणित से हो रही है। ऐसी परिभाषा किसने दी है, डटन ने दी है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको परिभाषा बिल्कुल ही याद हो चुकी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से लॉजिकली किसी बात को समझेंगे तो आपको वन टाइम देना है, और वन टाइम का जो टाइम दोगे आप, वो लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मुझे परिभाषाएं 2018 में याद करी थी, आज भी ये परिभाषा मुझे रेगुलरली उसी तरीके से याद है, कोई इनमें परिवर्तन नहीं हुआ है और बिल्कुल इजी तरीके से याद हो गई हैं, और इनसे कोई मुझे मतलब बहुत अधिक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है कभी भी। और देखिए, डटन की परिभाषा होगी, डटन के बाद हम एक परिभाषा याद करेंगे, हाँ, एरिक टेम्पेल ने भी परिभाषा कही है, एरिक टेम्पेल वेल। इसके लिए ज्यादा शब्द बेल शब्द आता है, बेल या बेल शब्द लिखा हुआ मिलेगा। तो इसने ये लिखा था कि गणित को विज्ञान की रानी, गणित को विज्ञान की रानी एवं क्या भी माना गया है, नौकर माना गया है। एरिक टेम्पेल ने ये कहा है कि गणित है विज्ञान की क्या है, रानी है, क्वीन ऑफ द साइंसेज है, लेकिन ये नौकर का काम भी करता है। कहने का मतलब है बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की जो बात होती है वो मैथमेटिक्स ही कर सकता है भाई साहब, और कोई सब्जेक्ट इस काम को नहीं कर सकती। नौकर का भी काम करेगा, जोड़ घटाई से लेकर के आप देखिए इतनी कठिन प्रोसेस तक मैथमेटिक्स में पहुंच सकते हैं जिनके सॉल्यूशंस लोगों तक नहीं हुए थे। रामानुजम का ऐसे ही नाम थोड़ी हो गया था, रामानुजम ने विदेश में जाकर के लियोनी की प्रमेयों को सॉल्व किया था। लियोनी की जो प्रमेय थी, जो विश्व में किसी से सॉल्व नहीं होती, उसको रामानुजम ने सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो गणित में क्या है, तो विज्ञान की रानी तो है बट लेकिन इसकी नौकर का काम भी है। तो इसीलिए ऐसी जो परिभाषा दी है एरिक टेम्पेल बेल ने दी है। किसने दी है, एरिक टेम्पेल बेल। इसमें आप बेल शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या भी कर सकते हैं, बेल, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे भाई, बेल है, बेल मतलब जमानत। भाई जमानत कैसे मिलती है, भाई जमानत मिलेगी या जमानत को देने वाला व्यक्ति कौन होगा, वहाँ का राजा या रानी ही होगी, और कोई मतलब आपको जमानत नहीं दे सकता, ठीक है ना। जैसे कोर्ट से आपको जमानत मिलती है तो कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो बैठा हुआ है, न्यायाधीश बैठा हुआ है, वो अपने आप में सुप्रीम है। वो जो सुप्रीम है, वो जो किंग है, वही आपको क्या देता है, बेल देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि गणित की जो विज्ञान की रानी वाली परिभाषा या नौकर वाली जो परिभाषा है, वो वेल से हम याद कर सकते हैं कि भाई बेल देने का काम कौन करेगा, राजा ही कर सकता है, ठीक है। क्या इसको ऐसे याद कर सकते हैं, भाई नौकर को बेल देनी है,
क्या देनी है, नौकर के लिए छूट देनी है। तो नौकर के लिए छूट देने वाला कौन होगा, राजा होगा। तो बेल मतलब छूट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद बिल्कुल ही परमानेंटली आप इसको रख सकते हैं। और देखिए, और इसमें गणित के बारे में और कौन कौन सी परिभाषाएं जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछने की संभावना रहती है, उन सब को हम यहां पर कवर करेंगे। एक परिभाषा दी है डेविड व्हीलर ने, जो आपकी सीटेट में पूछी गई थी। डेविड व्हीलर ने क्या परिभाषा दी थी कि गणित को जानने की अपेक्षा ये जानना बहुत उपयोगी है कि उसका गणितीयकरण कैसे किया जाए। कि गणित को जानने की अपेक्षा यह ज्यादा उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। देखिए, डेविड व्हीलर, ये सीटेट में पूछी गई परिभाषा है, ठीक है ना, आपसे पूछी जा सकती है। देखो, डटन की परिभाषा नहीं पूछी गई है, एरिक टेम्पेल भी नहीं पूछा गया है अभी बिल्कुल ही, तो आप भले ही नहीं याद रखें, लेकिन फिर भी आप याद रखें कि डटकर बोलने की क्षमता हमको प्राप्त होती है तो किससे प्राप्त होती है, गणित से प्राप्त होती है। ऐसा जो कहा गया है वो किसने कहा है, डटन ने कहा है। डेविड व्हीलर क्या कहते हैं, इस बात को समझे। भाई, गणित को जानने की अपेक्षा यह ज्यादा उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। तो इस परिभाषा को आप जीवन में याद रख लें कि गणित में जरूरी नहीं है कि आप ये जानें कि संख्या क्या है, सूत्र क्या है, सिद्धांत क्या है, केवल इसी को जानना जरूरी नहीं है कि वो एप्लीकेशन या अप्लाइड कैसे हो रहा है मैथमेटिक्स के अंदर, उस विषय वस्तु को जानना आपके लिए बहुत अधिक क्या होगा, आवश्यक होगा। इसीलिए आप इस परिभाषा को इस तरीके से याद कर लें। और देखिए, हाँ, एक प्रोफेसर शुल्टजे ने भी परिभाषा दी है। प्रोफेसर शुल्टजे ने क्या परिभाषा दी है कि गणित का प्रथम उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना है। गणित का प्रथम उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना है एवं दूसरा उद्देश्य तथ्य एवं विषय का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य तथ्य एवं विषय का ज्ञान प्राप्त करना है। देखिए, प्रोफेसर शुल्टजे ने क्या कहा है कि गणित का जो प्रथम उद्देश्य है, पहला उद्देश्य तो है भाई ये इसका क्या करना है, मानसिक शक्तियों का विकास करना है। पहला उद्देश्य क्या रहेगा कि आपका मेंटली डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट होना चाहिए, ये आपके लिए बताया गया है गणित का प्रथम उद्देश्य। उसके बाद दूसरा जो उद्देश्य है वो क्या बताया गया है, दूसरा उद्देश्य तथ्य एवं विषय का ज्ञान प्राप्त करना। भाई, किसी सब्जेक्ट के अंदर फैक्ट्स क्या हैं, उसका सूत्र क्या है, इस चीज को भले ही आप बाद में याद रख लें, लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि गणित को यूज कैसे करते हैं। जैसे आप किसी बस में बैठ कर कहीं जा रहे हैं और आपसे किराया लिया जाता है, जैसे एक व्यक्ति का किराया 25 रुपये, तो दो व्यक्तियों का किराया कितना हो गया, 50 हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपको जरूरी नहीं है कि 2 गुना हो गया है या 3 गुना हो गया, वो वाली बात यहाँ पर आपको सीखने की या सूत्रों की नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपको कहीं का परिमाप निकालना है, तो परिमाप में क्या होता है, परिमाप में चारों ओर की माप होती है, चारों तरफ से नाप लेते हैं। तो पहले क्या, आपने चारों ओर से नाप ली, ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब जरूरी नहीं है कि परिमाप में आप ये समझते हैं कि 4 गुणा भुजा करके क्या निकाल सकते हैं, उसका परिमाप निकाल सकते हैं, वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि सूत्र तक भले ही नहीं पहुंचे, लेकिन हमको मानसिक शक्तियों का विकास करना या उनका जो प्रथम उद्देश्य वो होना चाहिए, मतलब मेंटली डेवलपमेंट होना चाहिए विद्यार्थी का। तो देखिए, इसको कैसे आते हैं, सूल्ट मतलब सूज कितने जोड़ी होते हैं भाई, एक सूज थोड़ी होता है,
हमेशा सूज किस में आएंगे, जोड़ी में आएंगे, एक सूज नहीं आएगा, दो सूज आएंगे, ठीक है ना, मतलब दोनों पैरों के लिए सूज आएंगे, ऐसा तो है नहीं एक सूज आएगा। तो सूल्ट जैसे आप रखेंगे सूज, भाई सूज लेके आओगे तो क्या दो ही लेके आओगे, ऐसा तो नहीं एक सूज लेके आओगे एक पैर में पहन लोगे, ऐसा तो होगा नहीं। पेज तो क्या है, आपको सूज तो आपको दो ही लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रथम उद्देश्य और सेकंड उद्देश्य, तो इसमें बात कर लेंगे कि जहां जिस परिभाषा में ऐसा कहा गया है कि इसका प्रथम उद्देश्य ये है और दूसरा उद्देश्य ये है, ऐसी जो बात कही गई है वो प्रोफेसर सुल्टजे के द्वारा कही गई है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको याद बिल्कुल ही रख सकते हैं कि भाई ये गणित में कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां से आपसे कोई ना कोई एक परिभाषा बिल्कुल ही आपसे पूछ ली जाएगी, ठीक है ना। और एक नंबर आपका यहां से बिल्कुल ही पक्का है, आप इसको बिल्कुल इजी वे में ले लें। भले ही मैं कह रहा हूँ, मैं हर जगह ये नहीं कहूँगा आप बड़े कठिन लेवल में लें, क्योंकि इजी वे में समझोगे, इजी वे में आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इसका समराइजेशन दे देता हूँ कि समराइजेशन में क्या है। देखो प्रोफेसर सुल्टजे, मैं केवल देखो उनके नाम लिखूंगा और आप देखो परिभाषा बता दोगे। जैसे पहली जो परिभाषा है किसकी है, हॉगवेन की है। तो हॉगवेन की परिभाषा में क्या है, बैन माने गाड़ी, गाड़ी में क्या मिलेगा आपको, दर्पण। ये परिभाषा आपको याद होगी, हॉगवेन बैन माने गाड़ी, गाड़ी में दर्पण मिलेगा। तो आपको परिभाषा क्या थी कि परिभाषा ये थी कि गणित समस्त गणित सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है, दर्पण है, सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको कराई थी रोजर बेंकन की परिभाषा, किसकी कराई थी, रोजर बेंकन। तो रोजर बेंकन की परिभाषा में क्या था, मैंने बताया रॉर, रॉर माने क्या करना, दहाड़ना। भाई दहाड़ने का काम कौन करेगा, शेर करेगा। तो इसमें जो परिभाषा थी उसमें था सिंह द्वार एवं क्या था, प्रवेश कुंजी। आपको ये भी याद हो गया, सिंह द्वार एवं प्रवेश कुंजी। उसके बाद मैंने आपको बताई थी प्लेटो की परिभाषा। मैं बता रहा हूं प्लेटो, जहां भी परिभाषा में आत्मा परमात्मा दी गई वो परिभाषा किसकी मानी जाएगी, प्लेटो की मानी जाएगी, ठीक है ना। तो सुषुप्त आत्मा में चेतना का विकास करना, सुषुप्त आत्मा में चेतना का विकास करना, ऐसा जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है, प्लेटो के द्वारा दी गई है, ठीक है ना। तो प्लेटो की आपको याद होगी। डटन, डटन ने ये कहा था, डटन से मतलब बताया था मैं, डट कर बोलना। तो डटकर बोलने का मतलब ये है कि आप डट करके कब बोल सकते हैं, डट करके आप कब बोल सकते हैं, जब आप क्या बोलोगे, सत्य बोलोगे। क्या बोलोगे, सत्य बोलोगे। तो डटन की परिभाषा में क्या था, डटन की परिभाषा ये था कि सत्य बोलने की क्षमता का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके माध्यम से होता है, वो गणित के माध्यम से ही होता है, ठीक है ना। एक नेपोलियन, नेपोलियन के बारे में मैंने बताया था कि ये सामाजिक महत्व के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि किसी देश का जो, किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है, किसी देश का जो विकास है, वहाँ किससे डिपेंड करता है, उसकी जो गणित की उन्नति के साथ ही उसकी देश की उन्नति से क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। इस तरीके से आप नेपोलियन की परिभाषा याद रख सकते हैं। उसका डटन की आपको याद होगी है, और किसका है, और मैंने एक और परिभाषा आपको बताई थी, क्या नाम है उसका, रानी और नौकर वाली बताई थी। हाँ, रानी और नौकर, रानी और नौकर वाला जो सेटअप मैंने आपके लिए बताया था वो कहता है एरिक टेम्पबेल वेल, एरिक टेम्पबेल वेल, एरिक टेम्पबेल वेल के द्वारा होता है क्या, कि गणित है सभी विज्ञानों की रानी है और एवं क्या है उनका नौकर भी है, ऐसा करके बताया था, ठीक है ना। यंग, यंग को जैसे ही आप याद करोगे, यंग के द्वारा जो परिभाषा दी गई वो क्या था, यंग के द्वारा परिभाषा दी गई कि अपने देश का जो समस्त भार है वो यंग लोगों के ऊपर हम इस बात से समझते हैं। ऐसे ही करके गणित के बारे में ये कहा गया है कि यदि सभी विषयों से यदि गणित को हटा दिया जाए तो हमारे देश की जो संस्कृति एकदम से क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसी जो परिभाषा दी गई वो किसमें दी गई, यंग की है, कि यदि गणित स्तंभ को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड अब आएगी गणित की प्रकृति। अब हम गणित की प्रकृति के ऊपर पहुंचे। एक परिभाषा और रहेगी, मैं आपको बता दूं, लॉक के अनुसार है। हाँ, एक परिभाषा और देख लें आप, लॉक के अनुसार परिभाषा है, उसको और देख लेते हैं, क्योंकि वो परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है, उसकी संभावना रहती है। लॉक, गणित वह विषय है जिसके माध्यम से, गणित वह विषय है जिसके माध्यम से विद्यार्थी के अंदर तर्क करने की क्षमता का
क्या होता है? विकास होता है। तर्क करने की क्षमता क्या होता है? विकास होता है। तो देखिए लॉक कह रहे हैं कि गणित व्यवसाय है जिसके माध्यम से विद्यार्थी के अंदर किसकी? तर्क करने की क्षमता का क्या हो रहा है? विकास। क्षमता विद्यार्थी के अंदर कैसी आ रही भाई? देखो तर्क करने की आ रही। तो देखो इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखो कैसे 1 सेकंड के अंदर याद कर लेंगे इसको। लॉक को याद करें लॉजिक माने क्या होता है? लॉक की जगह आप इसको क्या बोलेंगे? लॉजिक बोल लेंगे, ठीक है ना। लॉक मतलब लॉजिक माने क्या होता है? तर्क करना। लॉजिक माने तर्क करना। तो जैसे ही लॉक शब्द दिखेगा तो लॉक शब्द में क्या आ जाएगा आपके लिए? लॉजिक शब्द आ जाएगा। तो इससे तर्क करने की क्षमता का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है दोस्तों, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछने की एक क्वेश्चन पूछने की बिल्कुल ही आपसे संभावना है। एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। और मैंने आपको जो परिभाषा बताई जिनके ऊपर स्टार लगा दिए हैं, जैसे ये जो सारे हैं स्टार, ये मान लो आप ये सारे स्टार ही हैं। यहां से आपसे एक परिभाषा कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाएगी। नेपोलियन की परिभाषा को बिल्कुल याद रखना कि देश की यहां से परिभाषा पूछी जा सकती है। नेपोलियन की कई बार ये परिभाषा पूछी गई है कि नेपोलियन मतलब परिभाषा के बारे में क्या बोलते हैं? तो नेपोलियन यही कहते हैं कि किसी देश की जो उन्नति है वो उसकी किस पर डिपेंड करती है? मैथमेटिक्स पर डिपेंड करती है। मतलब उससे घनिष्ठ रिलेशन है। मैथमेटिक्स जितना एडवांस होगा उसकी देश की उन्नति भी क्या होगी? उतनी ही एडवांस होगी। देखिए हमारा देश पहले क्या था? बहुत अधिक उन्नत था। तो हमारे यहाँ जो गणितज्ञों की बात की जाए तो पहले भी गणितज्ञ आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है और महावीर जी है, और ऐसे करके मतलब काफ़ी सारे जो गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने बहुत अधिक क्या दिया है, मतलब महावीराचार्य, ठीक है ना, और वर्तमान में रामानुजाचार्य, ऐसे जो सारे गणितज्ञ उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक रहा है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे गणित की प्रकृति के ऊपर। किसकी प्रकृति के ऊपर बात करेंगे? गणित की प्रकृति। इसके बाद हम देखेंगे गणित की प्रकृति क्या रहेगी। तो देखो अब देखो गणित की प्रकृति को देखें आप। जैसे लॉक ने क्या बोला था? तर्क करने की क्षमता। तो गणित की प्रकृति में क्या आएगा? गणित से तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। ऐसा ही तो होता है। गणित से सत्य बोलने की क्षमता का ज्ञान होता है। सत्य बोलने की क्षमता आती है। तो ऐसा बात किसने कही थी? डटन ने कही थी। तो जितनी भी अच्छी बातें बताई गई हैं भाई, चेतना का डेवलपमेंट होगा, चेतना का विकास हो रहा है। तो देखिए सुषुप्त आत्मा में चेतना का विकास वाली जो बात कही है वो किसने कही है? प्लेटो ने कही है। तो ये सारी प्रकृति मानी जाएंगी कि ये कौन कौन सी मतलब बातें हैं जो गणित के अंदर होती हैं। तो कहते हैं ना, तो यहाँ लिखा जाएगा कि इन सभी विद्वानों के आधार पर ये कहा जा सकता है गणित के माध्यम से तर्क करने की क्षमता, सत्य बोलने की क्षमता, चेतना का विकास, और जैसे कि इसमें हमने क्या बताया था कि संपूर्ण जगत को जिसमें लिख दिया है, ठीक है ना। और ऐसी जो सारी जो बातें हैं, जो मुख्य बातें, जैसे हम कहें गणित के द्वारा मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करना। प्रोफेसर शुल्ट जी ने कहा था मानसिक शक्तियों को क्या करना? प्रशिक्षित करने का कार्य। मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करना ऐसा जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो गणित के द्वारा किया जाता है। देखिए जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो विद्यार्थी अभी शायद बीएड कर रहे होंगे, यदि वो मैथमेटिक्स में इस तरीके से आंसर लिख के आते हैं, मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन आपके लिए आएगा इससे आप लिख के आते हैं, मैं बता रहा हूँ आपकी बीएड में भी परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि इस इतने हाई लेवल से लिखने वाले मतलब बहुत ही कम विद्यार्थी होते हैं कि जो इसको लिख करके आते हैं, ठीक है। तो आप इन परिभाषाओं को याद करें। गणित की प्रकृति के ऊपर थोड़ा सा डिटेल से हम और बात करेंगे। तो फर्स्ट क्लास में केवल और केवल की परिभाषाओं को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी होगी, शाम को मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास भी डाल दूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।